मैं गर्भ से थी और बीमार हो गई। डॉक्टर बोली मेरी नर्स तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी। वह नर्स मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बेड से नीचे भी नहीं उतरने देती थी। एक दिन मोहल्ले से एक औरत आई और कहने लगी, तुम लोगों की छत से बहुत आवाजें आती हैं, हमें सोने दिया करो। मैं हैरान थी, छत पर तो एक पुराना कमरा था जहाँ कोई जाता नहीं था। अगले दिन रात को उठकर छत वाले कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम आयशा है। मेरी शादी जिस घर में हुई थी वे वसूलों के बहुत पक्के लोग थे। इन्होंने रस्म रिवाज के मुताबिक सब किया। मेरा पति भी अच्छा था, पर घर में सिर्फ मेरी सास का राज चलता था। वह जो कह देती वही माना जाता था, और वो अच्छी औरत थी, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती थी, इसलिए उनके हाथ में घर की हुकूमत होना कोई बुरी बात नहीं थी। पर मेरा पति बहुत अजीब था। वो मेरे साथ होता तो बहुत खुश नहीं होता था, जबकि मैं खूबसूरत थी, जवान थी। हालांकि उसकी माँ की पसंद थी और बदसूरत तो नहीं थी। फिर भी मेरे पति को जैसे पता नहीं क्या था, मैं उससे अच्छी नहीं लगती थी। पर वह मेरी मौसी कहती कि यह मर्द बहुत अजीब होते हैं। बीवी चाहे काली हो, बदसूरत हो, बदजुबान हो, उनकी पसंद की ना हो, उसे उनको मोहब्बत भी ना हो, फिर भी अपना हक नहीं छोड़ते हैं। चाहे दिन भर बीवी से झगड़ा करें, पर रात होते ही इन्हें याद आ जाता है कि ये तो मेरी बीवी है और इस पर मेरा हक है। मेरी मौसी की बात सही थी। मुझे भी 2 महीने बाद पता चला मैं तो माँ बनने वाली हूँ। कुछ हफ्तों मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, उल्टी, चक्कर, सुस्ती लगा रहता। सास ने मेरे पति को कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। सास खुद भी ले जा सकती थी, पर पति से इसलिए कहा क्योंकि ये साथ ले जाएगा तो इसको जिम्मेदारी का एहसास होगा। इसको पता चलेगा कि पत्नी रहने पर क्या जिम्मेदारी होती है, उसका ख्याल भी रखना होता है। पर वो मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया, बल्कि एक नॉर्मल सी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर मुझे देखकर थोड़ी हैरान लग रही थी। उसने मेरा चेकअप किया और कहा, आपकी तबीयत तो बिल्कुल खराब है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तबीयत और खराब होती जाएगी। मैं परेशान हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपके पास 24 घंटे कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो मेडिकल को समझता हो, ताकि अगर अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए तो वो आपकी मदद कर सके। बात तो उनकी ठीक थी। मेरे पति ने भी कहा कि ये अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। मैंने भी कहा कि ठीक है डॉक्टर। नर्स को मेरे साथ रहने का काम दे दिया गया। वही नर्स जो मुझे देखकर काफी हैरान थी। उसका नाम शालिनी था। वो मेरी ही उम्र की थी और बहुत खूबसूरत थी। मैंने पति से कहा कि अपनी मम्मी से खुद बात कर लेना। उसने कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं संभाल लूंगा। उसे घर का पता दिया, पैसे तय किए और उसका फोन नंबर लिया। डॉक्टर ने उसकी गारंटी भी दी थी। वो दिन रात हमारे साथ ही रहने वाली थी। घर आए तो सास को सब बताया। यह पहला काम था जो मेरा पति बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा था। शायद उसे एहसास हो गया था। अगले दिन सुबह सुबह शालिनी घर आ गई। उसे कुछ सामान के साथ मेरे कमरे के सामने वाला कमरा दिया गया, ताकि मुझे उसकी जरूरत हो तो मैं उसे आसानी से बुला सकूं। मेरी ननद ने बातें की, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो मेरी सास ने कहा कि वो इस खानदान का बच्चा पैदा कर रहे हैं। बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं होता। पहले बच्चे की बारी तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है। जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें पता चलेगा, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करो। मेरी सास तो वाकई दबंग औरत थी। सब कुछ ठीक था। मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे लिए पर्सनल नर्स रख दी गई, वो भी दिन रात की ड्यूटी पर। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैं पूरी तरह से बेड रेस्ट पर थी। शालिनी भी अच्छी थी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती। पर एक रात जब अचानक मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने उसे आवाज दी। मैं उसे पुकार रही थी पर वो नहीं आ रही थी और कमरे में मेरा पति भी नहीं था। मैं उठकर उसके कमरे की तरफ गई तो वहाँ भी नहीं थी। मुझे गुस्सा आने लगा कि ये कहाँ है। फिर अचानक से वो कहीं से आ गई। मेरा पति भी हमारे कमरे में आया। मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, मैं बाथरूम में था। शायद ठीक कह रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें वहाँ तलाश नहीं किया था। जो भी हो, शालिनी ने मेरा बीपी चेक किया, मुझे दवाई दी और मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। फिर मैं सुकून से सो गई। पर मेरे पति के चेहरे पर ज्यादा फिक्र और परेशानी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि आजकल मेरा पति बहुत खुश रहता था। आजकल उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी। सब कह रहे थे कि शादी करके खुश है, जबकि मुझे पता था कि इसे शादी से कोई खुशी नहीं मिली। वो तो बहुत कुछ दिन पहले ही खुश था, वरना पहले तो उसका ऐसा मुंह बना रहता था जैसे कोई मर गया हो, जिससे उसकी प्यारी पत्नी मर गई हो, जिससे उसे बहुत मोहब्बत थी। शायद औलाद की खबर से खुश था, पर मम्मी ने समझाया था कि
कमरे की बातें बाहर नहीं निकालना, इसलिए मैंने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। शालिनी ना सिर्फ मेरी नर्स थी बल्कि वो तो सबके साथ घुल मिल गई थी। ऐसा लगता था कि इस खानदान का हिस्सा है। कभी कभी उसका जरूरत से ज्यादा मीठा व्यवहार मुझे अजीब लगता था। एक दिन तो मेरी ननद ने कह दिया कि कितनी अच्छी है वो हंसमुख सी। एक हमारी भाभी है, जब से आई है मुंह बंद करके फिरती रहती है। मैंने उससे कहा कि सबका अपना मिजाज होता है, तुम्हें इस तरह की फिजूल बात नहीं करनी चाहिए। मेरी सास ने भी कहा कि ऐसा नहीं कहना दोबारा। न जाने मेरी ननद को मुझसे इतनी नफरत क्यों थी, पर मुझे उससे नफरत नहीं थी। इस बात का सबूत यही है कि मुझे पता चला कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर भी मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये इस घर की इज्जत का सवाल था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं शिकायत बताऊं और वो मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दे। क्योंकि आजकल की लड़कियों का तो पता है, बहुत चालाक होती है। यूं सबके सामने मेरी ही बेइज्जती होनी थी, इसलिए मैं खामोश हो गई और इस चीज पर कोई बात नहीं की। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। दिन इसी तरह गुजरने लगे। जब एक दिन बहुत कुछ अजीब हुआ, मेरी सास घर नहीं थी। जब मोहल्ले वाली मिलने आई, मेरी ननद भी कॉलेज गई हुई थी, इसलिए उसके पास मुझे ही बैठना पड़ा। मैंने चाय पानी सबके सामने रखा और बातचीत हाल तबीयत पूछना शुरू किया। उनकी और हमारे घर की एक ही दीवार थी। वो कहने लगी, अच्छा हुआ तुम ही अकेले में मिल गई, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने कहा, जी कहिए। उसने कहा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। मुझे पता है दोनों जवान हो, खूबसूरत हो। शादी के शुरू के दिन तो बड़े ही हसीन होते हैं, रहा भी नहीं जाता एक दूसरे के बिना। मैं हैरान हुई कि ये आंटी किस तरह की बातें कर रही हैं। वो खुद भी बहुत संभल कर बोल रही थी। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? खुलकर कहे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा, बेटा हम आपकी तरह अमीर नहीं हैं, हमें आजकल बहुत गर्मी होती है, कमरों में दम घुटता है, कोई ऐसी भी नहीं होता। एक एयर कूलर है बाबा आदम के जमाने का, उसी के आगे चारपाई डालकर रात को छत पर सोते हैं। मेरे पति भी और 4 बेटियां भी सभी जवान हैं। ऐसे में जब हम ऊपर सोए होते हैं तो तुम लोगों की छत से अजीब आवाजें आती हैं कि बच्चियां भी शर्म से पानी पानी हो जाती हैं और मैं भी। हम लोगों को सोने दें, आप लोग अपनी जगह बदल लें। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि ये औरत क्या कह रही है, कौन सी आवाज़ की बात कर रही है। मैंने कहा, आंटी भगवान से डरे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आजकल बीमार हूँ, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। उसने कहा, मैं बात नहीं करना चाह रही थी कि तुम शर्मिंदा ना हो, बस इस बारे में कुछ सोच लो। अच्छा नहीं लगता बेटी, तुम भी मेरी बेटियों की उम्र की हो, इसलिए प्यार से समझाने चली आई हूँ। बाकी मेरी बात का बुरा न मानना, नई नई शादी है, दोनों खूबसूरत हो, भगवान तुम दोनों को प्यार का यूं ही बना के रखे। बस यही कहने आ गई थी, मेरी बात पर गौर करना। वो वहाँ से जल्दी जल्दी में चली गई। मैं हैरान रह गई, इन्होंने मेरी बात ही नहीं समझी। छत पर एक पुराना कमरा था जहाँ कबाड़ रखा जाता था, हम वहाँ क्यों जाएंगे? मेरा पति तो मुझे मेरे कमरे में ही नहीं बुलाता था, मेरी तरफ ठीक तरह से देखता भी नहीं था। इतनी मजबूरी कौन सी थी कि हम कोई ऐसी वैसी बात करते? मैं तो हैरान थी कि शायद इनको कोई गलतफहमी हुई है, शायद आवाज़ किसी और घर से आ रही थी। हमारी नई नई शादी तो हुई थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि हमने सिर्फ शादी की थी। इस मोहल्ले में सिर्फ हम दोनों ही नहीं थे, दूसरे लोग भी रहते थे। पर बात थी गौर करने की, कहीं ये सब मेरी ननद की पकाई हुई खीर तो नहीं? वो किसी को घर बुलाती हो, तोबा तोबा, क्या वो इस हद तक गिर सकती थी कि किसी को रात को छत पर बुलाती थी? पर आजकल ये सब आम है। जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वैसे ही एक बुराई के आगे 1000 बुराइयों की तरफ ले जाती है। मुझे अपनी ननद पर नजर रखनी चाहिए थी और अब सबूत के साथ ही घर वालों को बता देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह तो इस घर की इज्जत नीलाम कर रही थी। मुझे इसे रोकना चाहिए था। इसलिए मैंने सोच लिया कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे कितनी अजीब लड़की थी मेरी ननद, तोबा तोबा। मेरी ननद मुझ पर नजर रखना थी, पर शालिनी मुझे बिस्तर से उतरने ही नहीं देती थी। उसे न जाने क्या दिक्कत थी। इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी मेरी, पर आज रात तो कुछ अजीब ही हुआ। मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद आई कि सुबह पता चला कि मैं तो सो गई थी, जबकि मुझे ननद पर नजर रखनी थी। सोचा था फोन पर कोई वीडियो या कोई आवाज रिकॉर्ड कर लूंगी, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। रात होते ही मैं ऐसी नींद में चली जाती थी कि अपना भी होश नहीं रहता था। मैं खुद हैरान थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ।
मेरी ननद अपने उसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। दोनों झगड़ रहे थे। वह कह रही थी कि कब से कह रही हूँ कि तुम मुझसे अकेले मिलने नहीं आ सकती, तुम्हें यह बात समझ नहीं आती है। हाँ, मेरी माँ से मुझे बहुत डर लगता है। हैरान थी कि ये ऐसा क्या सोचती है, ये तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। ये तो आदमी से इसी बात पर लड़ रही थी कि मिलने नहीं आ सकती, इसका मतलब ये इसका काम नहीं था। पर जब मैं वहाँ से जाने लगी, मेरी ननद ने मुझे देख लिया और कहा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने उससे कहा कि तुमसे एक बात करनी है। उसने कहा अंदर आ जाए। मैंने उसे सब बता दिया। मैं उसके बारे में भी जानती थी। वो हैरान थी। उसने कहा, आपको सब पता है, फिर भी आपने किसी को नहीं बताया, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना भाभी हो और ननद का राज रखे। मैंने कहा, सब एक जैसे नहीं होते। उससे मेरी दोस्ती हो गई। उसने कहा कि भाभी मैं ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और सोहन तो मेरे घर रिश्ता भेजने वाला है। मैंने कहा कि हम लोग भी इतने रोमांटिक नहीं हैं, बस हम दोनों ने सोच लिया कि मिलकर कुछ सोचना होगा और बात की तह तक जाना होगा। ये सब तो अपनी जगह, मेरा पति तो आजकल मुझसे और भी दूर हो गया था। मुझे तो अब उसकी इच्छा होने लगी थी और उससे मेरा कोई ख्याल नहीं था। सोचती थी कि सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। शालिनी रोज मुझे एक गोली दिया करती थी, उसी से मुझे नींद आती। उससे पूछा तो उसने कहा दर्द की गोली है, पर जब से मैं ये गोली खा रही थी मुझे तब से ही नींद आ रही थी। मैं अपनी ननद के साथ डॉक्टर के पास गई और साथ इस गोली का खाली डिब्बा भी ले गई। डॉक्टर को बताया कि नींद बहुत आती है, बेहोशी जैसी, साथ में गोली भी दिखाई। उसने कहा, ये तो नींद की गोली है, ये आधी तो खा ले तो 6 फुट का बंदा सो जाता है। आपकी जैसी हालत है, आपको तो ये खाना ही नहीं चाहिए, कौन दे रहा है? हम हैरान रह गए। मैंने सोच लिया कि आज गोली नहीं खाऊंगी। मैं जब रात को कमरे में बैठी थी, शालिनी मुझे दवाई देने आई तो मैंने दवाई ले ली, पर वो लाल पैकेट वाली गोली नहीं खाई और फेंक दी। वो चली गई। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब डॉक्टर की बात ठीक थी। मेरे पति भी जाग रहे थे। कहने लगा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, नहीं, जब आएगी तो सो जाऊंगी। वो भी सो गया। मैंने उससे कहा, मैं रोज रात को आपसे पहले ही सो जाती हूँ, आपको बुरा नहीं लगता? उसने कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसी हालत में ऐसा होता है, मैं समझता हूँ ये सब। पर उसने आज की रात मेरे जागने पर भी कोई फायदा नहीं उठाया। इस बात पर मैं उदास थी और हैरान भी। सुबह ये बात ननद को बताई, वो भी हैरान थी। फिर हम पड़ोसी के घर गए। बातों बातों में पूछा कि ये सब कब से हो रहा है। उसने कहा, पहले नहीं होता था, यही कोई 3 हफ्ते से हो रहा है, पर मेरी शादी को तो 2.5 माह हो गया है, और तब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पर शालिनी को इस घर में आए हुए तकरीबन 3 ही हफ्ते हो चुके हैं। इसका मतलब क्या था? अगले दिन मेरी और मेरी ननद ने प्लान बनाया, फिर रात को छत पर जाएंगे। हम फोन पर बात कर रहे थे, मेरी आंख लग गई, पर अचानक जाग गई। पति कमरे में नहीं था, पर शायद बाथरूम में था। कोई अंदर से आवाजें आ रही थी। मैं भी कमरे से निकल गई, अपनी ननद के साथ छत वाले कमरे की तरफ दबे पांव बढ़ी। हम दोनों काफी डरी हुई थी और हैरान भी कि क्या होगा आगे। पड़ोसी वालों को एयर कूलर की आवाजें भी आ रही थी, मतलब वो भी छत पर सो रहे थे। मेरी ननद के साथ डंडा भी लाई थी। उसका कहना था, जरूर कोई और ही है जो हमारे कमरे को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी बात भी ठीक हो सकती थी, लेकिन आज इस रात से पर्दा उठ ही जाना था। जब हम करीब पहुंचे तो वाकई आवाज आ रही थी। हम हैरान रह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि अब क्या करें, मतलब अंदर कोई था, जरूर एक मर्द और एक औरत। मेरी ननद ने अचानक आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया, जैसे अब उसे और इंतजार नहीं हो रहा था, और सामने का मंजर देखकर हमारी रूह कांप गई। हम लोगों ने मुंह फेर लिया। मेरी ननद के हाथ से डंडा गिर गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं, मेरा पति और शालिनी एक दूसरे के साथ मौजूद थे। मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ननद ने चिल्ला चिल्ला कर सास को बुला लिया। थोड़ी देर के बाद घर का माहौल अदालत जैसा था। मेरा पति और शालिनी किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। मैंने आज सब कुछ बता दिया कि मेरे पति का व्यवहार कैसा था। नर्स मुझे नींद की दवाई दे रही थी, जबकि इससे मेरी जान को खतरा भी था। सब कुछ बता दिया, पड़ोसी वाली बात भी। मेरी सास ने कहा, अब तुम दोनों सच बताओगे कि मैं पुलिस को बुला लूं? मेरी नर्स डर गई और सब बताने लगी। उसने कहा, आपका बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मेरी जात का
कुछ पता नहीं, माँ बाप भी नहीं है सिर पर, इसलिए इसको यकीन था कि आप नहीं मानेंगी। आपने अपने बेटे की शादी कर दी, पर हमारी मोहब्बत को सुकून नहीं था। फिर हमने एक प्लान बनाया। डॉक्टर ने जानबूझकर कहा आपकी बहू को 24 घंटे एक नर्स की जरूरत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो डॉक्टर भी हमारे साथ मिली हुई थी। हम दोनों ने एक ही घर में रहने के लिए ये सब किया। आपकी बहू को मैं नींद की गोलियां दे देती थी ताकि उसे होश न रहे, और रात को उसका पति उसके कमरे में नहीं होता। ये हम दोनों का प्लान था। रात होते ही हम छत वाले कमरे में चले जाते थे। नर्स की जबान रुक गई। मेरी सास ने कहा रुक क्यों गई हो, अपनी बेशर्मी का किस्सा जारी रखो। मेरी सास ने पति को भी बातें सुनाना शुरू कर दी, उसकी खूब बेइज्जती की, उसे जायदाद से निकाल देने की बात कह दी। मैंने कहा मेरा क्या कसूर है, अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं क्या करूंगी। मेरा पति तो बेवफा और बुरे चरित्र का निकला। मेरी सास कोई सख्त फैसला सुनाना चाहती थी। जब शालिनी ने बाजी बदल दी, उसने एक ऐसी बात बताई कि सब लोग हैरान रह गए। मेरी सास ने ऐसा फैसला किया कि मैं भी हैरान रह गई। मेरी सास ने कहा कि इस औरत को पुलिस के हवाले करूंगी, बेटे को तब तक घर के अंदर नहीं आने दूंगी जब तक इसकी अगले ठिकाने नहीं आ जाती। पर वो लड़की बोली आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा वो क्यों? मैंने कहा बंद करो ये सब, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारे घर का वारिस और इज्जत भी है। तुम धैर्य रखो, सब तुम्हारे हक में होगा। फिर मेरी सास ने नर्स से कहा कि निकल जाओ इस घर से, दफा हो जाओ। उसने ऐसी बात कही कि सब हैरान रह गए। उसने कहा जैसे ये नहीं जा सकती क्योंकि इसके साथ वारिस है, इसी तरह आप मुझे भी नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरे पेट में भी इस घर का वारिस है, यानी आपके बेटे की औलाद। हम सब हैरान रह गए। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ देखा तो नर्स बोली उसकी तरफ नहीं देखे, उसे तो 1 हफ्ते से पता है, वो तो उसका नाम भी सोच चुका है। मैंने जब ये सुना तो बेहोश हो गई। आँख खुली तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास का फैसला यह था कि शालिनी और मेरे पति का निकाह करवा दिया जाए, नहीं तो इस घर का वारिस नाजायज कहलाएगा। और ये बात सच है क्योंकि इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं था, वो भी इसी घर में रहेंगी। मैंने अपनी सास से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की थी क्योंकि वह अपना फैसला सुना चुकी थी और निकाह भी हो चुका था। मुझे किस बात की सजा मिली पता नहीं, वो तो बुराई करके भी जीत गई और इस खानदान की बहू बन गई। पर उसके यहाँ बेटी पैदा हुई और मेरे यहाँ बेटा, फिर भी इस बात से क्या फर्क पड़ता था। वो मेरी सौतन बन गई, वो जीत गई। मेरा पति भी उसी का दीवाना था। मैं अपनी सास से नाराज थी कि उन्होंने ठीक फैसला नहीं दिया। एक बुरी चरित्र की औरत का और मेरा घर एक कर दिया। उसकी और मेरी जिम्मेदारी भी एक जैसी थी। वो भी इस खानदान की बहू थी, सब उसे जानते थे। उसे बहू वाला मान और इज्जत मिल रही थी। मैं और मेरी सास से और भी नाराज रहने लगी, बात करना भी छोड़ दिया। पर वो कहती थी तुम मेरी उद्देश्य नहीं समझती, एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर कुछ अजीब हुआ, शालिनी ने किसी और के साथ चक्कर चला लिया। इस बात की खबर सबसे पहले मेरे पति को हुई। जब उनसे बात करने की कोशिश की थी कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो इससे पहले ही घर से भाग गई, अपनी बेटी और मेरे पति को छोड़कर। अब उसकी बेटी की भी मैं ही माँ बनकर पालने लगी। मेरे पति ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे करीब आ गया। मेरी सास ने कहा एक बुरे ख्याल की लड़की थी, अगर उसे उस वक्त निकाल देती तो मेरा बेटा भी उसके पीछे चला जाता। उसे मासूम समझकर मैंने ऐसा नहीं किया। उसे बुरे चरित्र की आदत थी, वह इस माहौल में नहीं रह सकती थी। उसने वही किया जिसकी उसे आदत थी और भाग गई। इस तरह मेरे बेटे के दिल से भी उतर गई और सब कुछ ठीक हो गया। मेरी सास की दूरदर्शी को नमन, उन्होंने वाकई बहुत दिमाग से काम लिया। आज मेरा एक बेटा है और एक बेटी भी। मेरा पति भी मेरे साथ है और भगवान की कृपा है, देर से ही सही पर मेरी जिंदगी ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।